कभी सोचा है कि दिल्ली या चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या केरल जैसे पूरे राज्य क्यों नहीं है? मतलब आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश आखिर होते क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक राज्य जैसे महाराष्ट्र या तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी या लद्दाख, इनके बीच का असल अंतर है क्या? ये दोनों अलग कैसे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान के भाग 8 में। तो चलिए अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक को करीब से देखते हैं और इस पूरी व्यवस्था को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा खास प्रशासनिक इलाका है जिस पर सीधा सीधा केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का शासन होता है। राज्यों की तरह इनकी अपनी चुनी हुई सरकार हो ही ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो केंद्र के सीधे कंट्रोल का एक बहुत ही साफ ढांचा है जिससे ये तय होता है कि ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों को चलाया कैसे जाएगा। तो ये होता कैसे है? बहुत सीधा सा प्रोसेस है। सारा शासन चलता है भारत के राष्ट्रपति के नाम पर, और राष्ट्रपति जमीनी स्तर पर काम संभालने के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करते हैं जो उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। पर जैसा कि अक्सर होता है, हर नियम के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी होते हैं और यहां भी कुछ ऐसा ही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमारे संविधान में समय के साथ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले पुडुचेरी और फिर खास तौर पर दिल्ली को अपनी चुनी हुई विधानसभा बनाने का अधिकार दिया गया। दिल्ली का मामला तो और भी ज्यादा खास है। यहां पर हमें केंद्र और स्थानीय चुनी हुई सरकार के बीच शक्तियों का एक बिल्कुल अनोखा बंटवारा देखने को मिलता है, जो इसे बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से एकदम अलग बनाता है। और ये टेबल इस बंटवारे को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ दिल्ली सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे रोजमर्रा के जरूरी मुद्दे संभालती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था जैसे बड़े और महत्वपूर्ण विषय सीधे केंद्र सरकार के हाथ में रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। क्योंकि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा है भी, वहां भी केंद्र सरकार के पास कई बड़ी और निर्णायक शक्तियां होती हैं। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति और संसद को बहुत से जरूरी मामलों में आखिरी फैसला लेने का अधिकार देते हैं, चाहे वो दिल्ली में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना हो या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग हाईकोर्ट बनाना हो। तो इन सब नियमों और अपवादों के बाद सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वे कौन-कौन से हैं? तो 2025 तक भारत में कुल मिलाके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये हैं वो 8 प्रदेश। दूर दराज के द्वीपों से लेकर देश के दिल में बसे शहरों तक हर एक का अपना एक अलग इतिहास है, अपना एक अलग प्रशासनिक ढांचा है। ये भारत की विविधता का एक और सबूत है। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं, ये एक खास संवैधानिक मकसद पूरा करते हैं जो उन्हें राज्यों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये ऐसे इलाके हैं जो या तो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं या जिनकी प्रशासनिक ज़रूरतें कुछ खास हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, इन केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका क्या होगी? क्या ये हमेशा एक अपवाद बने रहेंगे या भविष्य में ऐसी और प्रशासनिक इकाइयां बन सकती हैं? देश के भविष्य में इनका क्या स्थान होगा?